हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रेमेडी आईएएस यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने लास्ट ईयर 2021 का लास्ट ईयर कह रही हूँ मैं, लास्ट वीडियो में हमने 2021 का PYQ करना स्टार्ट करा था और हमने 30 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिगिनिंग विद दैट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स go through the questions that we have to do after क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन 30 के बाद हमारे पास पैसेजेस आएंगे, ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद दैट। लेट्स क्विकली रीड द पैसेज दैट इट इज शोन हियर। रीड इट, पॉज द वीडियो, रीड इट एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। With respect to what are called denominations of religion, if everyone is left to be a judge of his own religion, there is no such thing as religion that is wrong. But if they are to be a judge of each other's religion, there is no such thing as a religion that is right. And therefore, all the world is right, and for all the world is wrong in the matter of religion. I hope it is clear. बहुत simple था ये. Now let's do the question number 31. Most logical assumption बतानी है, क्या हो सकती है? No man can live without adhering to some religious denomination. ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि कोई person बिना religion के रह ही नहीं सकता. Of course there are many atheist people living at present also. चाइना में भी बहुत सारे एथिस्ट लोग हैं और वो इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है. यूएस में भी बहुत एथिस्ट हो गए हैं अब तो. इनफैक्ट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन. ऐसी भी कहीं ड्यूटी की बात नहीं करी गई है कि वो ड्यूटी होनी चाहिए हर किसी के पास कि अपना रिलीजन को वो आगे बढ़ाए. ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है. रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ अ मैन. Men do not understand their own religious denomination. They understand their religious denomination. गलत है, do not नहीं आना चाहिए. Only C part will be the correct option. जो religious denominations हैं वो बंदे को unite करने की बजाय उनको differentiate करना शुरू कर देती है. Religious basis पे हम लोगों को differentiate करने लग जाते हैं, जबकि हैं तो हम सारे humans ही ना. हमें यूनाइट होकर रहना चाहिए, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए. बट रादर देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ईच अदर. नाउ नेक्स्ट पैसेज, दिस इज पैसेज नंबर 2. इट इज सर्टेन दैट सेडिशन, वॉर्स एंड कंटेम्प्ट ऑफ और ब्रीच ऑफ लॉ आर नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड to the wickedness of the subject as to the bad state of a dominion. For men are not born fit for citizenship, but must be made so. Besides, men's natural passion are everywhere the same. If the wickedness more prevails, the more offences are committed in one commonwealth than in another. It is certain that the former has neither enough pursued the end of unity, nor framed its law with sufficient forethought, and that therefore it has failed in making quite good its right as a commonwealth. Now let's try to do the questions. Most logical और rational inference की बात करी गई है. Seditions, war और breach of law are inevitable in any dominion. Inevitable है क्या? यहाँ पे कहीं इनएविटेबल तो नहीं लिखा था. इट इज सर्टेन दैट सेडिशन, वॉर एंड कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ लॉ आर नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट. इट इज नॉट इनएविटेबल, इट इज मोर कॉमन. ठीक है, तो ए पार्ट गलत हो गया क्योंकि इनएविटेबल जो है वो हमारा थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है. It is not the people but the sovereign who is responsible for all the problems of any dominion. मतलब लोग नहीं, sovereign जो है मतलब जो उसको रूल करने वाली पार्टी, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप, कोई भी जो भी रूल कर रहा है, मतलब रूलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. ये भी बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. दिस इज नॉट ट्रू. That dominion is the best which pursued the aim of unity and has laws for good citizenship. वो डोमिनियन बेस्ट है जो यूनिटी के लिए एम करता है और लॉ ऐसे बनाता है जहाँ पर गुड सिटीजनशिप हो. इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टैब्लिश गुड डोमिनियन. इम्पॉसिबल अगेन एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ये हम गलत मानेंगे. सी पार्ट को हम करेक्ट करेंगे. ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम बिना पैसेज रीड करे भी कर सकते थे. ओके, सी पार्ट अगेन द राइट आंसर. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पैसेज.
Passage number 3. Inequality violates a basic democratic norm, the equal standing of citizenship. Equality is a relation that obtains between person in respect of some fundamental characteristics that they share in common. Equality is, morally speaking, a default principle. Therefore, persons should not be discriminated on the grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability, or class. These features of human conditions are morally irrelevant. The idea that one should treat person with respect not only because some of these persons possesses some special features or talent, for example, skilled cricketers, gifted musicians, or literary giants, but because persons are human beings, is by now a part of common sense morality. डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, मतलब बेसिकली ये पैसेज के ऊपर मेन जो था टॉपिक वाज दिस. अच्छा, विद द रेफरेंस अजम्पशंस बतानी है. क्या फॉलोइंग अजम्पशंस हो सकती हैं? इक्वालिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पीपल to participate in multiple transactions of society from a position of confidence. Occurrence of inequality is detrimental to the survival of detrimental for the survival of the democracy. इनइक्वालिटी अगर होगी तो डेमोक्रेसी का सर्वाइवल जो है वो डेट्रीमेंटल है, मतलब मुश्किल है. डेमोक्रेसी का सर्वाइव होना मुश्किल है अगर इनइक्वालिटीज रहेंगी. तो इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज an idea that cannot actually be realized even in a democracy. Equal मतलब ऐसा, ये तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा कि डेमोक्रेसी में इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स हो ही नहीं सकता. डेमोक्रेसी के अंदर भी राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी. ये पॉसिबल है, ये हो सकता है. नाउ सी द ऑप्शंस. 4 के साथ हमारा 1 या 3 में से कोई जा रहा है और 3 हमने पहले ही अलग कर दिया है, तो 1 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर. 1 क्या था? इक्वालिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ऑपोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द पीपल. अच्छा, अगर हम यहाँ पे वैसे बट बिकॉज पर्सन आर ह्यूमन बीइंग बाय नाउ पार्ट ऑफ अ कॉमन सेंस मोरालिटी. अच्छा, यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, या हम ऐसा अज्यूम भी नहीं कर सकते कि हमें वो इक्वालिटी को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए वैल्यूज और डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी में. चलो, वी आर गोइंग विद द सी पार्ट 1 and 4. ओके, नाउ लेट्स गो टू द पैसेज नंबर 4. Aristocratic government rules itself by limiting too narrowly the circle within which the power is confined. Oligarchic government rules itself by the incautious scramble of immediate wealth. But even democracy rules itself by excess of democracy. मतलब 3 टाइप की हमें गवर्नमेंट की बात करी है. एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि लिमिट कर देती है पर्सन को within which the power is confined. Limiting too narrowly the circle within which the power is confined. मतलब एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पावर है, जो रूलर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है कि वो सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता. ओलिगार्किक गवर्नमेंट में क्या है, वो उसमें वो ओलिगार्किक गवर्नमेंट कैसे ख़राब होती है, क्योंकि वहाँ पे इनकॉन्शियस स्क्रैम्बल ऑफ इमीडिएट वेल्थ आ जाती है. वहाँ पे ये होता है ओलिगार्किक गवर्नमेंट में कि हमें इमीडिएट वेल्थ चाहिए, चाहे कैसी भी मिले, तो गलत तरीक़ों से भी मिलती है, इलीगल चीज़ें भी होती है. डेमोक्रेसी भी ख़राब हो जाती है कई बार, क्योंकि जहाँ पर एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी मिल जाती है लोगों को. अब हर किसी को एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, हर किसी को एक्सेस ऑफ फ्रीडम हो जाएगी तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना. Its basic principle is the equal right of all to hold office and determine public policy. इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इक्वल राइट मिले सबको टू होल्ड द ऑफिस और डिटरमाइन पब्लिक, और सबको पब्लिक पॉलिसी बनाने का अधिकार हो. दिस इज एट फर्स्ट ग्लांस अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट. पहले तो ये एक बारी में लगता है कि यार ये बहुत अच्छी बात है, हर किसी को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और हर किसी, मतलब कि हर कोई मिनिस्टर बन सकता है, हर कोई पावर में आ सकता है, ठीक है, और हर किसी को राइट है पब्लिक पॉलिसी में अपनी आवाज़ उठाने का.
ये पहले पहले बारी में तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो डिजास्टर्स बन जाता है, क्योंकि पीपल आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड विद एजुकेशन। हर किसी को उतनी एजुकेशन नहीं है, हर किसी को नहीं पता कि पब्लिक पॉलिसी में किस तरीके की चीज़ें बननी चाहिए। तो हर कोई अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बताएगा कि नहीं ये चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए थी, सड़क इस तरीके से क्यों बनाई, इस तरीके से बननी चाहिए थी। हर किसी को जो भी पॉलिसीज बनती हैं, टैक्स इतनी की बजाय इतना होना चाहिए। गरीब बंदा कहेगा कि टैक्स कम होना चाहिए, अमीर बंदा कहेगा भैया ज़्यादा होना चाहिए। जो भी है, everyone has their own idea and their own perspective for every policy to select the best rulers and the wisest course। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं हो रही, दूसरी बात ये भी हो रही है कि हर कोई एजुकेटेड इतना नहीं है कि उसे कौन सा रूलर जिताना चाहिए और कौन से बंदे को, कौन से पर्सन को आगे लाना चाहिए जो कि वाइजेस्ट हो। द पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग एंड ओनली रिपीट व्हाट देयर रूलर्स आर प्लीज टू टेल देम। जो रूलर्स कहता है उसी को वो रिपीट करते चले जाते हैं, क्योंकि लोग एजुकेटेड ही नहीं है। भाई देखो, अगर आप एट प्रेजेंट भी इंडिया के अंदर देखोगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो रूलर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो गांव में जाते हैं ज़्यादातर, शहरों में कम आते हैं लोग। ठीक है, शहरों में मिनिस्टर्स कम आके अपनी बातें कहेंगे, क्योंकि शहरों में पता है कि यार यहाँ पे तो लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, यहाँ पे अपने आप वो सीख जाएंगे। गांव वाले को जाके बंदा पटाता है, मिनिस्टर पटाता है जाके, क्योंकि वो अगर उनको कहेगा ना कि हम तुम्हें मुफ्त में बिजली देने वाले हैं, मुफ्त में पानी देने वाले हैं, या तुम्हारे घर में इतना ये सब हो जाएगा, तुम हर किसी को हजार रुपए आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, फिर चाहे वो गवर्नमेंट में आके कुछ भी करे, है ना। ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही हैं आजकल इतनी ज़्यादा, फ्रीबीज के चक्कर में गांव वाले तो आ जाते हैं कि हमें मुफ्त में 1000 रुपये मिल जाएंगे, जिता दो यार, हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो फ्री में वोट ही तो देना है। बट वो बंदा वोट लेके करोड़ों रुपए कमा जाएगा बैठ के, इतनी करप्शन करेगा या जो भी करेगा, है ना। तो फ्रीबीज के चक्कर में अनएजुकेटेड पीपल आ जाते हैं, इसलिए मिनिस्टर्स भी ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि गाँव में जाके लोगों को पटाया जाए। सच अ डेमोक्रेसी इज अ टायरनी और ऑटोक्रेसी। वहाँ पे ऑटोक्रेसी तो हो रही है एक तरीके से, वो बंदा अपने तरीके से ही तो चला रहा है लोगों को, लोगों की तो कोई सुन ही नहीं रहा, वो मिनिस्टर अपनी चला रहा है बस। और ये बातें किसने कही है? प्लाटो ने कही है। चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ। वेरी नाइस पैसेज इट वॉज। अच्छा, अब हमें क्रक्स बताना है, समरी बतानी है। ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ह्यूमन की सोसाइटीज जो है वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू डिटेरियोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। दिस कैन बी द मेन क्रक्स, कि अगर कोई भी टाइप की गवर्नमेंट हो वो उस गवर्नमेंट को ख़राब करती है, डिटेरियोरेट करती है, अगर उसमें उसी चीज़ की जो भी क्वालिटीज़ थी उस गवर्नमेंट की, अगर उस चीज़ की एक्सेस हो जाए तो। डेमोक्रेसी में भी अगर डेमोक्रेसी सबको ज़्यादा मिलने लग जाए तो वो उसके लिए डेट्रीमेंटल हो जाती है। एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स इंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड होने से ही परफेक्शन आएगा, है ना, ज़रूरी इस चीज़ का भी नहीं है। Having a government is a necessary evil because tyranny is inherent in any form of government। ये क्रक्स नहीं था कि सारी इज अ नेसेसरी ईविल। गवर्नमेंट जो है वो एक नेसेसरी ईविल है, क्योंकि हर किसी की टायरनी है, हर किसी गवर्नमेंट में कोई ना कोई कमियां हैं ही। मतलब ये चीज़ है, बट यू कैन से कि हर गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है अगर उसमें उस चीज़ का एक्सेस ना हो तो। ठीक है, तो आई विल गो विद द बी पार्ट, नॉट विद द डी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो नेसेसरी ईविल है या जो उसके अंदर टायरनी है वो हर चीज़ है एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो ही हो। अगर हम उस चीज़ को चलाना अच्छे से सीख जाए तो वो चीज़ भी अच्छे से चल सकती है। ठीक है, और ये सी पार्ट मैंने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि देखो यूएसए में भी तो वो है ना डेमोक्रेसी, लेकिन स्टिल अभी एट प्रेजेंट ट्रम्प अपनी चला रहा है ना, वो कहाँ सुन रहा है लोगों की, और लोगों ने भी ट्रम्प को चूज करके जिताया और वो अब अपने हरकतें दिखा रहा है, अपने आप को पावर में ला रहा है। डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं है एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेटेड लोग भी अगर गलत डिसीजंस ले सकते हैं। उन्होंने अगर अपना कोई हेड चुना जो कि अच्छा हो सकता था लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो जीतने के बाद अपने रंग अलग ही दिखा रहा है कुछ। जीतने से पहले हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे वोट दो, और जीतने के बाद सब पे गोलियां बरसाने लग गया। क्या फ़ायदा हुआ उन एजुकेटेड लोगों का? वो तो फंस गए ना उसके जाल में आके।
तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सी पार्ट मैंने इसलिए बाहर निकाला है, डी मैंने इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी में नेसेसरी इविल है, बट अगर उस चीज़ में एक्सेस, ये वाला पार्ट मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि यही चीज़ जो है आपको पैसेज में गिवन थी कि यहाँ पर लिमिटिंग हर टाइप की गवर्नमेंट के अंदर ना उस चीज़ का एक्सेस दिखाया गया है कि अगर इस चीज़ का एक्सेस हो जाएगा तो उस गवर्नमेंट में ये वाली प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो एक्सेस से प्रॉब्लम है हमें, नॉर्मली गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। 35 इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। 120 में से 80 इंडियंस हो गए और बाकी के कितने 40 आपके फॉरेनर्स हो गए, ठीक है। फर्दर 70 पर्सन्स इन अ ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, देखो अगर हम 70 लेट्स से कि ये सारे के 40 लोग जो है ये सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग है, तो बाकी के 30 तो यहीं से आएंगे ना, 70 बनाने हैं हमने तो टोटल, बाकी के 30 यहीं से आएंगे। और अगर इनमें से कुछ लोग भी ऐसे निकले जो कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, मे बी इटालियन स्पीक कर रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं या कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं, फॉरेनर्स हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल रहे, मे बी रशियन बोल रहे हैं, तो इनमें से मैक्सिमम 40 हो सकते हैं, 40 से कम भी हो सकते हैं। और इसमें 30 इज मिनिमम, क्योंकि जितने यहाँ से कम होंगे उतने हमें यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हमें 70 पूरे करने हैं। तो इट विल बी 30 और मोर, 30 सबसे कम है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि 40 से कम भी फॉरेनर्स हो सकते हैं, ठीक है। डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। वी कांट से कि सारे के सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते होंगे, है ना। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 non-zero डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। देखो 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, ये 3 डिजिट्स लेनी है हमने। और कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स ऑब्टेन्ड यूजिंग ओके, लेट एस बी देयर सम। अब अगर हम इनका सम करें तो क्या आएगा, 18 आएगा, है ना। एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, नो, 18 है वो नंबर, 74 से बहुत छोटा है, तो 74 कैसे उसे कट करेगा, नहीं कट कर सकता ना। 74 की टेबल में कभी 18 आ सकता है, नहीं आ सकता भाई। इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, ऑफ कोर्स 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 जो है non-zero डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3s, तो वो या तो 9 यही होंगे नंबर्स विदाउट रेपिटेशन, है ना। तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बी पार्ट। Next question 37. There are 2 classes A and B having 25 and 30 students respectively. In class A, the highest score is 21 and lowest score is 17. Okay. Class A में जो थे 25 बच्चे थे उसमें से सबसे highest marks 21 आए हैं और lowest 17 आए हैं। Class B में जो highest score है वो 30 है और lowest 22 है। 4 students are shifted from class A to B. ओके 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास ए से बी में गए हैं, तो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा या फिर द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। देखो ये हम नहीं कह सकते कि ये डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा, बिकॉज अगर वो बच्चे 21 और 20 और 20 मार्क्स के थे 4 बच्चे, तो वो तो हाईएस्ट स्कोर था ए का, क्लास ए का, और हाईएस्ट स्कोर वाले ही अगर बी में चले जाएंगे तो इसका डेफिनेटली इंक्रीज तो होगा ही नहीं, कम हो जाएगा बल्कि जो एवरेज स्कोर है, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर वाले ही उधर चले जाएंगे। अगर हाईएस्ट स्कोर वाले बी में शिफ्ट होते हैं 21 और 20 मार्क्स लेकर, तो 30 उसका हाईएस्ट था बी का और वो 30 से 22 के बीच में मार्क्स जा रहे हैं। अब वो जो मार्क्स जो यहाँ से गए हैं ए वाले सेक्शन से वो तो और भी कम है, 21 में और 20 हैं, वो तो 22 से भी कम है, तो एवरेज हमेशा गिरेगा ही गिरेगा। ये तो हाईएस्ट स्कोर है, अगर वो 17 वाले चले गए, शिफ्ट हो गए, तो बी गिरेगा, है ना। तो ए पार्ट इज डेफिनेटली ट्रू। क्लास ए वाले में हम डेफिनेटली इंक्रीज नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हाईएस्ट स्कोरर वाले मार्क्स वालों को बी में शिफ्ट करा गया है तो एवरेज गिरेगा। अगर लोएस्ट मार्क्स वालों को शिफ्ट करा गया है
तो एवरेज इंक्रीज होगी. इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ पीपल यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम क्लास A to B. So only A part will be the correct answer for this question. Now let's go to the question number 38. Priya is 4 ranks below Seema. मतलब सीमा अगर ऊपर है, उसके बाद 3 बच्चे हैं और उसके बाद फिर प्रिया आती है, ठीक है. एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम. नीचे से 31st है, मतलब इसके नीचे 30 बच्चे और हैं और फिर प्रिया आ रही है. ईना रैंक्स 2 रैंक्स अबव सीमा. जो एना है वो 2 रैंक ऊपर है, मतलब एक बच्चा यहाँ है और यहाँ पर एना है, ठीक है. एंड 37th फ्रॉम द बॉटम. देखो 30 बच्चे ये हो गए 31 और फिर 31 के बाद 3 बच्चे और 34, 35, 36, 37. बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी तक. वॉट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो इसकी 37 रैंक आई है, तो इसके ऊपर जो है हमारे 3 बच्चे और होंगे, है ना. अगर 3 बच्चे और ऊपर हुए तो हमें सीमा की रैंक बतानी है टॉप से. तो 3 बच्चे ये हुए 4, 5 और ये 6ठी पोजीशन सीमा की आ गई. अच्छा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी? स्टेटमेंट 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में हमें नहीं, अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट 1 लेके चलें कि प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा. सीमा का बाद 3 बच्चे हैं और फिर प्रिया है, और प्रिया की रैंक इज 31st फ्रॉम द बॉटम. तो 30 बच्चे नीचे हैं, ठीक है. तो 30, 31 के बाद 3, 34 और ये 35, ये 35th रैंक पे आ गई, ठीक है. और हमें बताना है 40 बच्चों की रैंक में. 40 बच्चे कैसे पूरे होंगे? जब 5 बच्चे इसके ऊपर भी होंगे. अगर 5 बच्चे ऊपर हुए तो ऊपर से टॉप रैंक इसकी 6th आ गई, है ना. तो वो स्टेटमेंट 1 अलोन कैन नहीं, स्टेटमेंट 1 इज नॉट नहीं. स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Statement 2 alone is not sufficient to answer the question, but statement 1 is sufficient. या फिर statement 2 भी अगर लेके चलें सिर्फ कि एना इज 2 रैंक्स अबव सीमा. सीमा से ऊपर एना है और वो क्या है 37th है फ्रॉम द बॉटम, है ना. तो 2 बंदे ये हो गए, तो इसके नीचे और 37th ही थी, तो 37, 36, 35, इसके बाद 34 बच्चे और होंगे. तो इसके ऊपर टोटल कितने हो गए? 34, 35 और ये 2 37. तो इसके ऊपर 3 बच्चे और होंगे, है ना, एना के ऊपर. यहाँ से भी हम सीमा की रैंक निकाल सकते हैं. तो इधर और वाली ऑप्शन आएगी फिर. या तो स्टेटमेंट 1 ले लो या स्टेटमेंट 2 ले लो, दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है. दोनों का इकट्ठे ज़रूरी नहीं है, अकेले अकेले दोनों स्टेटमेंट्स भी काफ़ी हैं हमारे लिए. Consider the 2 statements and a question. Each of A and D is heavier than each of B, E and F. B, E और F से A और D जो है वो दोनों ही ज़्यादा भारी हैं. But none of them is the heaviest. तो मतलब A और D हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन है, लेकिन इनके बाद ये दोनों हैवियर हैं. इनके बाद बी, ई और एफ आएंगे. इसका भी हमें सीक्वेंस नहीं पता कैसा है, और इसके यहाँ पे भी कोई ना कोई बंदा आएगा, क्योंकि ए और डी हैवीएस्ट नहीं है. ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी. सी से लाइटर है तो सी यहाँ आ गया, है ना. हु इज हैवीएस्ट अमंग दिस? हैवीएस्ट कौन हो गया? सी हो गया ना. तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 हमें दोनों चाहिए थे, क्योंकि हमें यही पता ही नहीं था कि सी हैवियर है. बट अगर हमें ये पता ही ना हो, सिर्फ ये क्वेश्चन हो हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए, बी, सी, डी एंड ई, तो हमें पता है ए और डी तो यहाँ है और बी, ई, एफ यहाँ आ गए, तो सी ही एक ऑप्शन बचता है जो यहाँ आएगा, है ना. तो सिर्फ स्टेटमेंट ए से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. अलोन इज स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, स्टेटमेंट 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें हमें, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे तो हमें पता नहीं था कि भाई ए और डी से भारी कौन होगा, लेकिन यहाँ पे सबके नाम लिख दिए गए हैं. जब सबके नाम लिख दिए गए हैं तो हमें पता है कि भैया सी ही एक ऐसी प्रजाति थी जो यहाँ पर नहीं थी,
है ना, हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो वही सबसे भारी होगी. चलो, क्वेश्चन नंबर 40. In an English alphabet, the first 4 letters are written in opposite order and the next 4 letters are written in opposite order, and so on. And at the end, Y and Z are interchanged. What will be the 4th letter from the right of the 13th letter? Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. ये था. अब हमें बताना है 13th letter from the right. 4th right of the 13th letter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 13 letter is this one. इसका 4th to the right देखना है. 1, 2, 3, 4. T will be the correct answer. B part. This is the easiest way to do it. यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि ये आंसर सही है कि नहीं है. ठीक है. Let's do the next क्वेश्चन. पैसेज पे आ जाते हैं फटाफट से. 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. हमें अभी आधे हुए हैं, 40 पे पहुंचे हमें. आधे और करने हैं. लेट्स सी कि इस वीडियो में कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं. ठीक है. नथिंग कैन एग्जिस्ट इन अ नेचुरल स्टेट विच कैन बी कॉल्ड गुड और बैड बाय अ कॉमन एसेंट. सिंस एवरी मैन हु इज इन अ नेचुरल स्टेट कंसल्ट ओनली his own advantage and determines what is good or bad according to his own fancy, and insofar as he has regard for his own advantage alone and holds himself responsible and no one save himself by any law, and therefore sin cannot be conceived in a natural state but only in a civil state, which is decreed by a common consent what is good or bad, and each one holds himself responsible to the state. Now, if you want to read it once again and then try to solve this question. मुझे ये वाला जो आंसर है ना, ये आपने होमवर्क में देना है. अगर होमवर्क में नहीं दोगे तो फिर बहुत पिटाई होगी. चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन. मेरे को इसका आंसर आप लोग होमवर्क में दो, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होगा इसका आंसर. ठीक है. मैं थोड़ी देर के लिए पॉज दे रही हूँ आप लोगों को, सो दैट यू कैन डू इट. अभी सॉल्व करो, अभी आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो आप भूल जाओगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप मेरे को रिप्लाई भी नहीं करोगे. तो मैं चाह रही हूँ ट्राई करो, कमेंट करो इसका आंसर कि क्या होना चाहिए, और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई करके आपका आंसर बता दूंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है. ठीक है. बट ट्राई इट फॉर वंस. लेट्स सी कि आप कितना सीख पाए हो अभी तक, कितने पैसेज सॉल्व कर दिए हमने. ठीक है. आंसर बताओ फटाफट से कमेंट में. ओके, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 42. पैसेज रीड करते हैं पहले. इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, 3D मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, lethal autonomous weapons and driverless cars. This will pose conundrum, the moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker and severing and damaging the car has often been debated. The answer is both simple: save the human life, and complex: at which angle should the car swerve? Just enough to save the jaywalker or more than enough? If the driverless car is in Dublin, who would take the decision? The Irish government or the car's original code writer in California, or a software programmer in Hyderabad to whom maintenance is outsourced? In different national jurisdictions have different fine prints on prioritizing a human life, and how will it affect insurance and investment decisions, including the transnational ones?
ओके, मेरे को ये अच्छे से याद है पैसेज, आई थिंक हम लोगों ने शायद करा भी है किसी प्रैक्टिस सेशन में. नाउ लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चंस. रैशनल एंड प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं स्टेटमेंट्स की. टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट बेस्ट इंटरेस्ट, ग्लोबलाइजेशन की तो बात ही नहीं हुई. मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स. Innovation and capital have impinged on the domain of the state. Public policy of every country should focus on developing its own supply chain. ये भी हमने कहीं नहीं लिखा है. So we are cutting out 1 and we are cutting out 4. 1 और 4 को जैसे ही आप 1 को कट आउट कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ C बच रहा है जिसके अंदर 4 भी नहीं है. Geopolitics will have to reconcile too many ambiguities and uncertainties. ठीक है, so 2, 3, 4 will be the final answer for all of you. Okay, now let's do the questions quickly. एक और 2 पैसेज और हैं. The resolution of bankruptcy cases in Indian banks under the Insolvency and Bankruptcy Code should help bring non-performing assets (NPA) situation under some control. Despite the slow pace of resolutions by national company law tribunals, the code can be helpful in cleaning up bank books in future credit cycles. The recapitalization of public sector banks too can help increase the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. But bad debt resolution and recapitalization are only a part of solution, as they by themselves can do very little to rein in the reckless lending and has pushed the Indian banking system to its current sorry state. Unless there are systematic reforms that address the problem from unsustainable lending, future credit cycles will continue to stress the banking system. देखो, मेन क्रक्स इज कि बैंक बहुत ज़्यादा लोन देने लगते हैं और वहाँ से आपको बैंक्स को ना पैसा नहीं मिल रहा है, तो NPAs हो रहे हैं, नॉन प्रॉफिट एसेट्स बनते जा रहे हैं वो धीरे धीरे, और वो डैमेज करते हैं हमारे इकोनॉमी को. ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को डैमेज करता है. तो उस चीज़ को हमें सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, अनसस्टेनेबल लेंडिंग बंद करनी पड़ेगी. मोस्ट लॉजिकल और रैशनल प्रैक्टिकल सजेशंस बताने आपने. लेंडिंग बाय बैंक्स शुड बी क्लोजली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बैंक्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए. इंटरेस्ट रेट को क्या लो रखना चाहिए कि वो और ज़्यादा लेंड कर पाएँ. भाई ज़्यादा लेंड तो ऑलरेडी कर रहे हैं. Merger of many banks into fewer large banks alone is the long-term solution. Merger कर दो आप, और alone is an extreme word, ये इसलिए हम निकाल रहे हैं यहाँ से. Indian banking system requires structural reforms as long as long-term solutions or bank loan. हमें structural reforms की ज़रूरत है as a long-term solution for bad loans problems. हमें structural reforms की ज़रूरत है. हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये वो नहीं दे सकते, मतलब सोल्यूशन निकालना पड़ेगा बैंक को खुद ही. राइट, नाउ नेक्स्ट पैसेज बहुत छोटा सा पैसेज है, फटाफट से रीड करो. इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी is to enhance the economic welfare of the people, and one wing of such macro policy, monetary or fiscal, cannot independently work without active support of another. मैक्रो इकोनॉमी की बात हो रही है. मैक्रो इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करती है, और पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो भी होती हैं, मैक्रो पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकती, उनको सपोर्ट चाहिए एक दूसरे का. ठीक है, लेट्स डू व्हाट बेस्ट रिफ्लेक्ट द corollary. The central banks cannot work independently of the government. सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, इकोनॉमी की बात हो रही थी कि मैक्रो इकोनॉमी, फिस्कल इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक दूसरे के साथ काम करनी चाहिए. ठीक है, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली, ये कहीं बात नहीं करी गई है. मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है. फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाने चाहिए इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल करने के लिए. ओके, डी पार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर मी. बाकी मुझे
और कोई भी ऑप्शन प्रॉपर नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट से अब बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे प्लेयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। रन्स उनके स्कोर्स, बॉल फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स, रन स्कोर्ड इन द सेकेंड इनिंग्स, बॉल फेस्ड इन द सेकेंड इनिंग्स। ओके ओके, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द मैच? रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, बॉल्स फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स। 61 बॉल्स में 99 रन्स बनाए हैं, 14 बॉल्स में 76 रन्स बनाए। ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट स्कोर हुए हैं, है ना। 5 बॉलों में 12 रन बनाए, 50 बॉल्स में 85 रन्स बनाए। टोटल देख लो, 61 और 14 ऐड करो, कितने हो गए आपके? 75 बॉलों में कितने रन्स बनाए हैं? 175 रन्स बनाए हैं, ठीक है। 55 बॉलों में बी वाले ने 55 बॉलों में कितने रन्स बनाए हैं? 97 रन्स बनाए हैं। ओके 15 में 75, 20 में 50, टोटल कितने? 35 बॉल्स में इसने कितने रन्स बनाए हैं? 125 रन्स बनाए हैं भाई साहब। दिस इज वेरी नाइस। 13 बॉलों में 55, 12 बॉलों में 50, कितने होंगे? 25 बॉलों में 105। ओह गॉड। नाउ यू हैव टू ना डिवाइड, एक बॉल में ऑन एन एवरेज कितने रन बन रहे हैं। तो 175 को अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड हो जाएंगी दोनों ऑप्शंस, 3 आएगा, 4 और 3 7, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2.33। ओके 97 को अगर आप 55 से डिवाइड करोगे तो 2 से तो नहीं जाएगा ये, इट विल बी लेस देन 2, है ना। 125 को अगर आप 35 से डिवाइड करोगे तो ये 5 से करा, दिस इज गोइंग टू बी 3, 21 एंड देन 40, इट विल गिव यू 3.5 समथिंग, ठीक है। और ये 105/25 करो, या 5 या 21, इट विल गिव यू 4.2। तो सबसे ज्यादा रन रेट किसका है? डी वाले का है, ठीक है। आई होप ये बॉयज तो इजीली निकाल पाते होंगे। रन रेट आता है ना हर किसी का, हर प्लेयर का रन रेट कितना होता है, तो वो ऐसे ही आता है कि टोटल कितनी उसने रन्स बनाए एक बॉल में। तो इसका एक बॉल में 2.3 समथिंग रन्स बन रहे थे, इसके लेस देन 2 है, इसके 3.5 बन रहे हैं, इसके 4.2 बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रन रेट किसका है? डी का है। तो डी ने बढ़िया खेला है, ठीक है। 25 बॉल्स ही खेली है लेकिन बढ़िया खेला है बंदा, 105 रन्स बना दिए उसने सिर्फ 25 बॉलों में। ओके नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस, ठीक है। जितने भी लेट्स से कि अगर 100 बंदे रह रहे हैं, 100 विलेजर्स रह रहे हैं, उसमें से 50 जो विलेजर्स हैं उनका अपना घर है, ठीक है, ओन हाउस, और जो बाकी के 50 हैं वो रेंट पे रह रहे होंगे। आर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी। 1/5 का मतलब 20 जो लोग हैं वो पैडी कल्टिवेट कर रहे हैं। 1/4 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। 1/4 का मतलब 25 विलेजर्स जो है वो 25 साल से भी कम उम्र के हैं, यंग लोग हैं, ओके। और 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। 1/3 का मतलब 33.33 जो लोग हैं वो लिटरेट भी हैं। अब हमें इंटर कनेक्शन कुछ नहीं पता है, अलग से इन्होंने बस बता दिया है। ऑल द विलेजर्स हु, देखो ऑल आ गया है यहाँ पे, ये एक्सट्रीम है, हम कह ही नहीं सकते कि ऑल होगा। सम विलेजर्स अंडर द एज ऑफ 25 आर लिटरेट। जो 25 लिटरेट अंडर द 25 मतलब 25 जो ये लोग हैं, जो ये 25 लोग हैं, ये 25 लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। हम हाफ भी नहीं कह सकते और नो भी नहीं कह सकते, सिर्फ जो ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है वो सम वाली लग रही है कि हाँ हम सम तो कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इंटर रिलेटेड हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम ओनली हाफ कुछ
कंफर्म भी नहीं बता सकते कि आधे लोग होंगे जो लिटरेट होंगे, हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी विलेजर जो है उसके पास अपना घर नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, इंटर रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो सम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, 47th क्वेश्चन, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। एक महीने का जो आखिरी दिन था वो वेडनेसडे था। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। ओके, 17th ऑफ दैट मंथ मतलब 17th को जो सैटरडे था, ठीक है, और उसके बाद जो वेडनेसडे आएगा वो कब आएगा, 18th को संडे हो गया, 19th को मंडे हो गया, 20 को ट्यूसडे हो गया, 21 को 21st को हमारा वेडनेसडे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे कब आएगा, इसमें +7 कर दो, 28th को नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा। अगर 28th को नेक्स्ट वेडनेसडे आ रहा है, 29 को आएगा आई गेस, तो ऑब्वियसली ये फेब्रवरी है, क्योंकि लास्ट डे वो कह रहा है लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, राइट। और थर्ड सैटरडे ऑफ दैट मंथ, इससे पहले जो सैटरडे आएगा वो 10th को आएगा, सैटरडे है ना, 11th को संडे, 12th को मंडे, 13th को ट्यूसडे, 14th को वेडनेसडे, 15th को थर्सडे और 16th को फ्राइडे, 17th को सैटरडे, ठीक है। और इससे पहले ये था थर्ड सैटरडे, ये था सेकंड सैटरडे, और इससे पहले थर्ड डेट ऑफ दैट मंथ विल बी सैटरडे, ये फर्स्ट सैटरडे था, है ना। व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ, 14th को कौन सा दिन होगा, इससे 3 दिन पहले निकालो ना, या इससे 4 दिन बाद निकाल लो। सैटरडे, 11th को आपका संडे आ गया, 12 को मंडे आ गया, और 13th को ट्यूसडे, वेडनेसडे आ गया, तो वेडनेसडे आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये पता कैसे चला कि लास्ट डे ऑफ द मंथ वाज वेडनेसडे, तो इससे तो नहीं पता चलेगा हमें इससे पता चलेगा स्टेटमेंट 2 से कि जो थर्ड सैटरडे था वो 17th को पड़ रहा है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है वो हमें अकेला इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है, ठीक है, क्योंकि 17th को हमें पता चल गया कि सैटरडे था, तो हम उससे निकाल सकते हैं कि 14th को क्या रहा होगा, है ना। ओके, नाउ विच डे इज 10th October 2027। अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए यू शुड नो सम बेसिक्स ऑफ कैलेंडर, ठीक है। 2027 का मतलब, एक तो इसमें ना क्या करते हैं हम लोग, कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ डेट्स और फॉर्मूले। कैलेंडर वाला प्लेलिस्ट खोल के ना देखना, और उसके अंदर मैंने आपको आई थिंक करवाया हुआ है, और उसके अंदर क्या होता है, आपको पहले डेट जो गिवन है वो उसमें करना होता है, मंथ का कोड ऐड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें मंथ का कोड आपको गिवन होगा, देखो मंथ का कोड मैं आपको लिखवा देती हूँ। फॉर बोथ द ईयर, एक होता है आपका लीप ईयर, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर। तो जो नॉर्मल ईयर है उसमें मंथ कोड होते हैं 144025036 दिस इज नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर जब आएगा तो उसमें आपका आता है 034, और बाकी सारा सेम रहेगा 025036146। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। अब 2027 बताओ लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में अक्टूबर कब आएगा? 10th नंबर पर आएगा, जो कि आपका ये आ गया। मंथ कोड इज 1, ठीक है। डे कोड क्या होते हैं? फिर आपने डालना है डे का कोड, सॉरी और आपका होता है ईयर का कोड,
एक ईयर कोड होते हैं। अगर आपका 90s का है तो 90s के लिए 0 है कोड। अगर 18s का कोई 1800 का कोई ईयर दिया हुआ है तो उसका कोड होता है 2। 20th सेंचुरी का कोई कोड है, 20th सेंचुरी का कोई दिया हुआ है तो उसका कोड होता है 6। अब यहाँ पे 20th सेंचुरी है तो हमने ऐड करना है ईयर कोड में 6, ठीक है। मंथ कोड इज 1, ईयर कोड इज 6। हमने ये दोनों चीजें ऐड कर ली। डेट हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है, ओके। और अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर निकालना है उसका। तो हमने पहले डेट लिख दी, फिर हमने मंथ कोड डाल दिया, हमने ईयर कोड डाल दिया, और हमने लगाना है ये वाला जो लास्ट का, ये जो 27 गिवन है हमें इसको ऐड करना है, 27 को ऐड करना है, और उसके बाद हमें ऐड करना है इसको। अगर आप डिवाइड करोगे क्वेश्चन, हमें रिमाइंडर भी लेना होता है एक चीज में, राइट। तो हमें रिमाइंडर भी चाहिए। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ और ये बताओ यहाँ पर कि 27 को आपने डिवाइड करना है 4 से, इसका क्वेश्चन लेना है। तो 4 6 24 बचा 30, और 30 के लिए हमने लेना है 7, तो 67 हमें ऐड करना पड़ेगा। वो सॉरी 6.7, तो मतलब क्वेश्चन में 6 आएगा सिर्फ, ठीक है। इन सबको ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर जो डे कोड मैं बता रही थी ना, यहाँ पे ईयर कोड लिखो इसे। क्या है, डेट करनी है, मंथ कोड ऐड करना है, ईयर कोड ऐड करना है। यू विल ऐड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर एंड देन यू विल ऐड द क्वेश्चन ऑफ दैट ईयर डिवाइडिंग इट बाय 4। इन सबको आपने ऐड करना है। 6 + 6 12 हो गए, 12 + 10 22, 22 + 28 विल गिव यू 50। 50 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर जो 1 आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। रिमाइंडर ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 1। हमने जो डे कोड लिखना होता है ना, वो स्टार्ट करना होता है संडे से, ठीक है। तो संडे इज गोइंग टू बी योर रिमाइंडर 1, ठीक है। तो संडे होना चाहिए उस दिन। डिड एवरीबडी गॉट इट? इसका एक छोटी सी वीडियो मैं डाल दूंगी जिसमें आपको पूरा दिखा दूंगी। वैसे मैंने ना शायद शॉर्ट वीडियो डाली हुई है कैलेंडर की, जिसके अंदर मैंने आपको दोनों चीज़ें सिखाई हुई हैं, वो एक बार दोबारा पढ़ लेना चाहो तो। चलो नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, सम ग्रीन्स आर ब्लू। कुछ ऐसे ग्रीन हैं जो कि ब्लू हैं और कुछ ऐसे ब्लू हैं जो कि ब्लैक है। तो क्या सम ग्रीन आर ब्लैक? कुछ ग्रीन ब्लैक हो सकते हैं, हमें नहीं पता। कोई ग्रीन ब्लैक नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू होगी, या तो कुछ ग्रीन ब्लैक होंगे या तो कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ईदर और, ठीक है। ऑल ग्रीन आर ब्लैक और ब्लैक आर ग्रीन, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो वी आर सेइंग ईदर और वाली चीज होनी चाहिए, या तो सम होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए। ऑल वाली चीज भी हो सकती है, बट वी कांट से, इट शुड बी ईदर और इन बोथ द केसेस, कि या तो सम हो या नो हो या ऑल हो, इनमें से कोई भी एक चीज होगी, लेकिन वो ईदर और में आएगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ईदर और वाली स्टेटमेंट नहीं है, तो वी विल गो विद द डी पार्ट, नीदर कंक्लूजन 1 2 3 4, इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सम होगा या नो होगा या ऑल होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई एक चीज होनी चाहिए। ईदर और वाली ऑप्शन होनी चाहिए थी वैसे इसमें। हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो, 2 से 7 पे गए, 7 से हम 22 पे गए। देखो क्या चल रहा है, इसको अगर हम इंटू 3 करें, 2 3 6 + 1 इंटू 3 + 1 7 3 21 + 1 22 इंटू 3
66 प्लस 1 67, तो 202 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 606, और उसमें ऐड करना है 1607, 3 पार्ट, इजी पीजी। चलो फटाफट से पैसेज करते हैं। पैसेज नंबर 1 अगेन आ गया है आप लोगों के सामने। द बेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड एंड MIT डिस्पाइट द हैविंग लग्जरी ऑफ हैविंग सम ट्रूली एक्सीलेंट टीचर्स on their payroll are increasingly embracing the flipped classroom format where students listen to video lectures at home and spend class time applying their knowledge, solving problems, discussing examples, etc. ठीक है, professors guide the discussion and fill in wherever necessary, explaining those bits that seems to be eluding the students and throwing in advanced ideas that happen to be topical. These universities have made their video lectures available free for anyone in the world, and they are also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their own pedagogy, picking the pieces that are appropriate for their needs and building a package around them. मतलब जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं हार्वर्ड और MIT, उनके पास लग्जरी है, अच्छे खासे टीचर्स हैं और पेरोल दे रहे हैं वो, लेकिन उनके पास एक और चीज़ है जहाँ पर वो वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन कोर्सेज भी बेच रहे हैं उन्हीं टीचर्स का, और वो फ्री है सबके लिए, कोई भी देख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्टिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? Efficacy of university would be better in online mode on conducting classroom tuitions as compared to conventional methods. जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस हैं वो बेटर हैं rather than conventional methods जो नॉर्मली लोग जाके क्लासेस लेते हैं. Availability of higher education can be made easier and cheap without diluting the content. ओके इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है पूरे पैसेज में, सेंट्रल आइडिया नहीं कह सकते. वी नीड नॉट इन्वेस्ट मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड येट डेवलप बेटर ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल. Private sector institution in higher education as well as coaching institutions can take advantage of this. ये भी नहीं कहा गया है एडवांटेज लेने की कोई बात नहीं करी गई है, और ये भी नहीं कहा गया कि ऑनलाइन मोड बेटर है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एजुकेशन रिलेटेड डेवलपमेंट में, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन और अच्छा ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग दैट मच ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके चलिए, उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया है MIT और हार्वर्ड का, जबकि वो लोग उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसे पैसा खर्च करा, वैसी बात नहीं है, बट स्टिल. चलिए नेक्स्ट पैसेज फटाफट से रीड करेंगे. आर सिटीज आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पॉपुलेशंस. Moreover, population densities are increasing in them, but we are not yet developed the systems to address climate change impacts. Our cities contribute to 65% of GDP, but there is not enough facilities to cater to the needs of the people. It is important to address the issue of air quality, transport, etc. that are vital to identifying sustainable solutions. We need to involve citizens in city planning and create an ecosystem that meets the needs of the people. मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और क्लाइमेट चेंज के काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और हमारी सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी अपना परसेंटेज ऑफ GDP यूज़ कर रही है, लेकिन फिर भी उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जा रही पीपल को, और हमें उस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को, और सस्टेनेबल सोल्यूशंस लाने पड़ेंगे. ठीक है, सिटी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस निकालना है. आर सिटीज नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी. एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटीज इज अ हिंड्रेंस. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की कोई बात नहीं हुई. टू मेंटेन एंड डेवलप आर सिटीज वी नीड टू डेवलप सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन. दिस कैन बी राइट. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई बात नहीं करी गई है यहाँ पर. आर सिटीज नीड टू हैव वेल, हमें यही बात कराया है कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे अपनी सिटी को डेवलप करने के लिए. तो ए बी मेरे हिसाब से उतना सफिशेंटली इनफ नहीं है,
सेंट्रल आइडिया के लिए. We are going with the C part, okay? Now let's solve the questions quickly. Jay and Vijay spend an equal amount of money to buy some pens and special pencils of same quality from the same store. If Jay bought 3 pens and 5 pencils and Vijay bought 2 pens and 7 pencils, which of the following is correct? अब इन दोनों का रिलेशन निकालना है. इस P को यहाँ भेजो, ये बचा P और ये उधर जाएगा तो 2 पेंसिल्स. तो पेन और पेंसिल का जो रेशियो है वो 2:1 का है. तो मतलब पेन जो है, पेन का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, डबल है. मतलब ए पार्ट गलत हो गया. द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेन, इक्वल भी नहीं है. और द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेंसिल, 2 टाइम्स है. सी इज द करेक्ट आंसर. 54th क्वेश्चन. P स्कोर 40 मार्क्स मोर देन Q. P के पास Q से 40 नंबर ज़्यादा हैं इन एन एग्जामिनेशन. अगर Q के 10% लेस मार्क्स हैं, लेस मार्क्स देन P, मतलब 90% ऑफ P ये है. Q के जो है 10% कम है, मतलब 90% है P से. तो इसको सॉल्व करो. ये वहाँ लेके जाओ. 1 - 9/10 P इज इक्वल टू 40 एंड दिस विल गिव यू 1/10. तो P की वैल्यू आ गई 400. हमने बताना है हाउ मच डिड Q स्कोर. तो 9/10 ऑफ 400 निकाल लो आप, 360 आ जाएगा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 55. अ पर्सन P asked one of his 3 friends X as to how much money he had. X replied, if Y gives me 40 rupees, then Y will have half of as much as Z. Okay. अगर Y में से 40 आप निकाल दो, 40 रुपये निकाल दो, Y के पास जितने थे उसमें से 40 रुपये निकाल दो, तो उसके जितने पैसे कितने हो जाएंगे, जितने Z के पास हैं उसके आधे, है ना. तो 2y - 80 is going to give you Z. Okay, but if Z gives me 40 rupees, अगर Z में से Z मुझे 40 रुपये दे देगा, then हम सबके इक्वल अमाउंट ऑफ पैसे हो जाएंगे. X + 40, X के पास आ जाएंगे ना वो 40 रुपये, और वो Y के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. अब हमें बताना है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्स वाई जी. X + Y + Z निकालना हमने. तो पहले तो हम यहाँ से Z की वैल्यू इज 2y - 80, ये पुट करो यहाँ पर. तो 2y - 80 - 40 इज इक्वल टू y. मैं डायरेक्ट ये वाला y ले रही हूँ, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि. ठीक है. y यहाँ आएगा, y को यहाँ भेजो, ये बचा y अकेला, y - y, 2y - y इज y, और 80 और ये 40 प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो ये 120 हो जाएगा. तो y की वैल्यू तो 120 आ गई. ठीक है. z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 पुट करो, 120 का डबल करो और क्या हो जाएगा 240. 240 में से 80 माइनस कर दो, z की वैल्यू कितनी आ गई, 160. ठीक है. और अब x की वैल्यू निकालनी है. x इज व्हाट, z - 80. x की वैल्यू आ गई 80. ठीक है. अब इन सबको ऐड कर दो, 200 + 160 360. बी आ गया आंसर. ओके. नेक्स्ट 56th क्वेश्चन. इन a code language mathematics is written as this. How is going chemistry to be written as? ठीक है. सबसे पहले देखो m का क्या बन रहा है, l बन रहा है. m is going as l. तो l उससे पहले आता है, -1 कर रहे हैं हम. a बन रहा है b, मतलब क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं. अब हमें देखना है कि ऑल्टरनेट चल रहा है या कॉन्सोनेंट और वोवल वाली चीज चल रही है. t क्या बन रहा है, s बन रहा है, st -1. ठीक है. h क्या बन रहा है, i बन रहा है, +1 ऑल्टरनेट चल रहा है मतलब ऑब्वियसली. ठीक है. तो -1 करना है पहले. तो c का -1 करो, क्या आएगा, b आएगा. h का +1 करो, क्या आएगा,
आई आएगा, बी आए, ई का -1 कर दो, क्या आएगा, डी आएगा, बी आई डी। एम का बी आई डी, देखो ए और बी डी तो गलत हो गए, बी आई डी वी आर हैविंग, वी आर जस्ट नीड नेक्स्ट लेटर। एम का हमें +1 करना है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एन वाले पे जाएंगे, बी करेंगे आंसर करेक्ट। चलो 57th क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग times do the hour hand and the minute hand of the clock make an angle of 180 degree with each other? ठीक है, at 7 hours 7, जब 7 बज रहे होते हैं तो क्या 180 डिग्री का एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। बिटवीन 7 एंड at 7 and 7:05 दिस विल बी राइट। देखो क्लॉक कैसे होती है ना, ये 6 होता है, ये 12 होता है, ये हमारा 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर गोइंग फॉर 7 5, तो 7 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया। वी नीड अ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगी, है ना। तो 7-5 आवर्स पे ही वो क्या कहते हैं 180 डिग्री बनाएगा। लेकिन जब आप 7 से 5 पे जाओगे तो ये वाली एंगल भी थोड़ा सा इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो इट विल बी मोर देन 180 डिग्रीज। तो वी कैन से कि बिटवीन 7 एंड 7.5 इसके बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली 7 पे नहीं बनेगा क्योंकि जैसे ही 5 मिनट होंगे तो वो जो आर हैंड है वो 7 से थोड़ी सी 8 की तरफ मूव कर चुकी होगी, इट विल बी मोर देन 180 डिग्रीज। ओके, चलिए 58th क्वेश्चन, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 90 क्वेश्चंस 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer। I think ये वाले questions ना इस टाइप के तुम लोगों को आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि CSAT में अगर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो इसी तरीके से करते होगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग तो होती है हर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आफ्टर अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 385 मार्क्स। 90 क्वेश्चंस उसने सारे अटेम्प्ट करे, उसको मार्क्स मिले हैं 385। What is the number of incorrect responses? Incorrect responses कितने रहे होंगे? अगर सारे सही हो जाते तो उसको मिलते 450 मार्क्स। अब 450 के बजाय उसको मिले 387। 387 इसमें से माइनस करो, कितने मार्क्स कट गए उसके। अब 10 में से 7 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63 मार्क्स कटे। 63 मार्क्स क्यों कटे हैं? देखो 5 मार्क्स अगर उसको सही हो जाते तो मिल जाते और 2 मार्क्स उसको गलत होने के कट गए, तो मतलब उसके टोटल 7 नंबर नहीं मिले अगर एक क्वेश्चन उसका गलत हुआ है। तो सही भी नहीं मिले और 2 मार्क्स और कट भी गए, तो उसके -7 हो गए एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से। अब उसके -63 हुए हैं, इसको 7 से डिवाइड करो, कितने हुए 9। तो उसके 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसके गलत हो गए, जिसकी वजह से उसको 387 मार्क्स मिले, जबकि 450 मिल सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 59th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। where p q r are different digits, what is the arithmetic means of all the possible sum? 1 2 3 4 डिजिट 4 नंबर्स को हमने ऐड करा है और उनका जो सम आ रहा है वो RQ2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मीन निकालना तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो लेट्स ट्राई कि हम पहले इसको ऐड करके देखें। इन सबको ऐड करके देखें अगर हम, तो हम ऐसा क्या रखें p की वैल्यू कि यूनिट डिजिट 2 आए। अगर हम p को 1 रखेंगे तो 1 1 1 1 1 4 आएगा, 1 नहीं हो सकता। 2 करोगे तो 4, 2 + 2 + 2 + 2 करोगे तो 8 आ जाएगा,
वो भी नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट हमें 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, है ना। तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 करोगे, 3 कर सकते हो, है ना। तो अगर हम p की वैल्यू को 3 रखें तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 यहाँ पे 1 करेंगे हम कैरी, ये हो गया 7, 7 प्लस 1 8, 8 और ये हमने p की वैल्यू 3 रखी थी, तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, तो ये आ जाएगा 14। r की वैल्यू 1, q की वैल्यू 4, ठीक है। 142 डिवाइडेड बाय 4, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। अरिथमेटिक मीन इनमें से तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। 4 3 ज़ा 12, यही बन रहा है ना। 7 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 6 will give you 14, yes। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, तो 3 भी नहीं रख सकते। नाउ लेट्स ट्राई टेकिंग अनदर अ बिग नंबर फॉर p, क्योंकि हमारा ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ओके, नाउ वी आर टेकिंग 3 भी नहीं ले सकते, 4 लेंगे तो 4 को 4 टाइम्स करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी नहीं ले सकते। 5 भी नहीं ले सकते, 5 में 2 आएगा ही नहीं यूनिट डिजिट में। 6 अगर लें तो 6 को अगर हम 4 टाइम्स ऐड करें, 6 4 ज़ा 24, 4 यूनिट डिजिट आएगी, 2 नहीं आएगी। 7 लेंगे तो 7 4 ज़ा 28 नहीं आ सकता। 8 4 ज़ा 32 होता है, 8 लेके देख सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई p एज 8। अब यहाँ पर एडिशन अलग हो जाएगा, हमने लिया 8, आई एम राइटिंग 8 सो दैट वी कैन डू इट। नाउ दिस इज 32, 3 कैरी होगा, 3 और 3 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 8 26। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यार क्या प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल arithmetic mean of all the possible sums? अच्छा, वी कैन टेक दैट, ओके। r की वैल्यू हमारी 2 आ गई, q की वैल्यू हमारी 6 आ गई। 262 आ गया, इसको 4 से आप डिवाइड करोगे, 6 4 6 ज़ा 24, अरिथमेटिक मीन इतना बड़ा कैसे आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर p की वैल्यू हम 8 भी ले रहे हैं तो भी अरिथमेटिक मीन बहुत बड़ा आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। एरिथमेटिक मीन तो बहुत बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी वैल्यू वो कैसे आएगी 408। ओके, आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, आई डोंट थिंक यहाँ पे ऑप्शन कोई भी करेक्ट है। आई एम स्किपिंग दिस। मैं कल आपको या नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन लेकर आऊँगी। लेट्स सी कि क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा, कहाँ इशू आ रहा है। लेट्स ट्राई डूइंग द क्वेश्चन नंबर 60। कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। पी क्यू को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है और हमारे पास आर क्यू क्यू आ गया है। अब हमें इसकी कोई वैल्यू निकालनी है। पी क्यू एंड आर आर डिफरेंट डिजिट्स और आर जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। पी क्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है और यहाँ पे आर क्यू क्यू आ रहा है, डिफरेंट डिजिट्स हैं। 12 इंटू 3, मतलब ऐसा होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर आ जाए, 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 12 हम छोटे नंबर्स ले ही नहीं सकते, बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स ट्राई टेकिंग 89। 89 लेंगे तो 9 3 9 27 होता है,
हमें कोई ऐसा नंबर लेना है 3 की टेबल में जिससे हम मल्टीप्लाई करें फॉर एग्जाम्पल 5, तो 3 5 15 आ रहा है, तो मतलब यूनिट डिजिट हमारी 5 रह रही है. ओके, सो फॉर अस वी आर टेकिंग Q एज 5. ओके, और P की वैल्यू हमें कुछ बड़ा नंबर लेना पड़ेगा सो दैट वो रिपीट हो. और 8 लेके देखें P की वैल्यू, तो 85 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25. देखो ये 5 और 5 दो बार रिपीट हो गए, Q की वैल्यू आ गई, Q ही रिपीट हो गया, राइट. P की वैल्यू हमने 8 ले ली और हमारा R क्या आया, हमारा R आ गया 2. अब हमें ये सॉल्व करना है. P प्लस R करोगे 10 आ जाएगा और उसको हमने Q से डिवाइड करना है, 2 आ रहा है. ओके, B इज द करेक्ट आंसर. अब फटाफट से बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. I wanted it to complete in this video but I don't think it is good. तो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन बचे हैं ना वो मैं पार्ट 3 में कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है. वी हैव डन क्वेश्चन 60 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. 59th वाला अगर किसी से हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या हो सकता है. अगर नहीं होगा सॉल्व तो आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई एम स्टॉपिंग इट हेयर नाउ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, आप लोग भी बोर हो चुके होंगे और इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बन भी नहीं पाता है. We will do the another last 20 questions that are left in the part 3rd of our video. I'll see you in the next video. Bye bye everyone. Take care.